आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि स्पष्ट कीजिए क्यों पहला, मस्तिष्क की अपेक्षा मानव का पैरों पर रक्तचाप अधिक होता है। दूसरा, 6 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का लगभग आधा हो जाता है यदि वायुमंडल का विस्तार 100 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई तक है। तीसरा, यद्यपि दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है तथापि द्रवस्थैतिक दाब एक अदिश राशि है, ये कहा जा रहा है। तो हमें तीनों के कारण जो है वो स्पष्ट करें, जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला हमारे पास है कि मस्तिष्क की अपेक्षा मानव पैरों पर रक्तचाप अधिक होता है। हम जानते हैं कि मस्तिष्क जो है वो मानव शरीर के लिए सबसे ऊंचे या सबसे ऊंचाई पर स्थित होता है और पैर जो होते हैं वो सबसे नीचे पर स्थित होते हैं। डायग्राम से हम देखें तो सबसे पहली कंडीशन जो मानव शरीर के लिए संरचना यहाँ पर है उसमें मस्तिष्क का स्थान जो होता है या बॉडी पार्ट्स में मस्तिष्क सबसे ऊपर होता है और पैर यहाँ पर नीचे होते हैं। अब एक कॉमन टर्म की बात करें कि अगर हम नीचे पर हैं और ऊपर पर हैं, अगर दाब का मान नीचे की तरफ अगर हमने P1 से प्रस्तुत कर रखा, ऊपर अगर हमने P2 से प्रस्तुत कर रखा, तो जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं दाब का मान कम होते जाता है। जबकि हम उसी तरह अगर हम नीचे जाएं, ठीक है, एक एलिवेशन से नीचे अगर हम आ रहे हैं तो हमें पता होता है कि जो नीचे का दाब होता है सबसे ज़्यादा होता है ऊपर के दाब की अपेक्षा। ठीक है, इतना हमें पता है। इस बीच मानव शरीर में भी यही कार्यप्रणाली होती है जो रक्त के दाब को बताती है। ठीक है, तो अगर हम रक्त के दाब को कहें तो रक्त दाब जो होता है इसका मान मस्तिष्क में अगर हमने पी से प्रस्तुत कर रखा, चलिए पी नॉट से प्रस्तुत कर रखा, और पैर पर उसे अगर पी नॉट डैश के रूप में प्रस्तुत कर रखा, तो ठीक है, जो पैर है उस पर जो दाब होगा, ठीक है, इसे अगर हमने पैर पर दाब कहा तो इसका मान कहीं ज्यादा होता है मस्तिष्क पर उसके दाब से, पी नॉट से। कैसे? देखिए, अगर हमने रक्त दाब के लिए रक्त स्तंभ की लंबाई देखी है तो वही ऊंचाई के मान को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यहाँ से जो मनुष्य की ऊंचाई है अगर हमने उसे स्मॉल एच के रूप में प्रदर्शित कर रखा, ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं रक्त स्तंभ की ऊंचाई। इस किताब को हमने पी नॉट से प्रस्तुत कर रखा और पी नॉट डैश के रूप में पैर के लिए हम देख रहे हैं, तो पैर पर जो दाब होगा उसे पी नॉट डैश के रूप में जो हमने प्रस्तुत कर रखा है उसका मान मस्तिष्क में जितना दाब होगा वो, और साथ ही साथ रो जो रक्त के लिए है जो उसका घनत्व होगा, जी गुरुत्वीय त्वरण के मान को, और गुणा अगर हमने करा रक्त स्तंभ के लिए उसकी ऊंचाई को तो एच के मान को। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रक्त स्तंभ की लंबाई के बराबर, ठीक है, या रक्त स्तंभ की लंबाई की ऊंचाई के संगत जो दाब होगा पैर पर वो मस्तिष्क से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। दूसरा हमारे पास क्या पूछा है क्वेश्चन पे कि 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का लगभग आधा हो जाता है यद्यपि वायुमंडल का विस्तार 100 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई पर हो। तो अब देखिए बी कंडीशन जो हमें दी हुई है कि 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम जाएं तो जो दाब होता है वायुमंडल का दाब वो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का आधा हो जाता है। अगर हमने ये माना, देखिए कुछ कंडीशन हम मान के चलेंगे, जैसे समुद्र तल है, समुद्र तल पर एक तरह से हम रेफरेंस बोलते हैं उसे, समुद्र तल पर या निरपेक्ष मान के रूप में जो वायुमंडलीय दाब होगा उसे हम पी नॉट से प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, इसे हमने वायुमंडलीय दाब को समुद्र तल पर पी नॉट से प्रस्तुत कर रखा जिसे निरपेक्ष मान के रूप में हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम ऊंचाई पर जाएं या एलिवेशन पर जाएं तो 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्वेश्चन के हिसाब से कितना कहा जा रहा है, अगर हमने इसे पी वन के रूप में प्रस्तुत कर दिया तो इसका मान बोला जा रहा है पी नॉट बटे 2 के रूप में। मतलब जो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है उसके मान का आधा हो जाएगा 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर दाब का परिमाण। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का परिमाण। इसका कारण क्या होगा? अब देखिए पृथ्वी की संरचना के रूप में ही हम उसे समझा देते हैं कि पृथ्वी की संरचना मान लीजिए है। ठीक है, अगर समुद्र भी जो होते हैं वो पृथ्वी के तल से ही जुड़े हुए होते हैं और काफी कम ऊंचाई मतलब सतह पर ही मौजूद होते हैं। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जैसे यहाँ पर कंडीशन हम देख लेते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे दाब में क्या परिवर्तन होगा। तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई में होता है परिवर्तन, और हम ये कह पाते, देखिए यहाँ पर वायुमंडल जो है आसपास पृथ्वी के चारों ओर जो हिस्सा है वो वायुमंडल को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, तो वो गैसें जो होती हैं वो पृथ्वी की सतह पर अगर हम बात करें या पृथ्वी के पास के स्थान पर हम बात करें तो गैसों का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है वो अभी हम उसे कह देते हैं वायुमंडल। देखिए वायुमंडल काफी ऊंचाई तक रहता है, लेकिन अगर हम वायुमंडल के लिए उसके घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा घनत्व जो है वो सतह के पास होता है। ठीक है, तो अभी घनत्व जो है सबसे ज्यादा है, लेकिन हम जैसे ऊंचाई पर जाते जाते हैं घनत्व का मान, यहाँ पर जो घनत्व होगा उसका मान घटने लगेगा।
या घनत्व का मान कम होगा। इस बीच पे अगर हम दाब के मान को देखें तो दाब का मान किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर ये निर्भर करता है। किस रूप में? समानुपाती रूप से, ठीक है, या अनुक्रमानुपाती हम कहते हैं। तो अगर हमने घनत्व का मान देखा, घनत्व का मान जहाँ पर ज्यादा है वहाँ दाब का परिमाण भी ज्यादा होगा, लेकिन घनत्व का मान जहाँ कम होता है वहाँ दाब का परिमाण भी कम होने लगता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे सतह के पास से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो घनत्व का मान कम होता है, और घनत्व के मान के कम होने से जो दाब का मान सतह के पास था वो कम होने लगता है और ऊंचाई पर दाब का मान कम होता है। ठीक है, तो यही कारण है कि अगर हम 6 किलोमीटर की ऊंचाई या ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर ऊंचाई पर जाकर के हो सकता है कि दाब वो आधा रह जाए वायुमंडलीय दाब का समुद्र तल पर। ठीक है, दूसरा हमारे पास वो। तीसरा क्या है? यद्यपि दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है तो द्रव स्थैतिक दाब जो है एक अदिश राशि है। और तीसरी कंडीशन हमारे पास है सी के रूप में। ठीक है, जो द्रव स्थैतिक दाब को कह रहा है, द्रव स्थैतिक दाब। अब द्रव स्थैतिक दाब हम कैसे कहते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है, यहाँ पर देखिए, तो हमने देख लिया कि हमारे पास एक पात्र है और पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है और उस पात्र में द्रव के अंदर हमने एक पदार्थ लिया। ठीक है, अब पदार्थ पर जो बल लगेगा, ठीक है, बल किस रूप में? उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। तो देखिए अगर उसका क्षेत्रफल है तो जो दाब होता है वो एक समान रूप से लगता है उस पर। ठीक है, पूरी तरफ से जब द्रव की स्थिति यहाँ पर स्थिर हो, ठीक है, द्रव वहां पर स्थिर अवस्था पे है, फिर भी द्रव द्वारा उसके पूरे एकांक पृष्ठ पर एक समान रूप से दाब अप्लाई किया जा रहा है या बल लगाया जा रहा है, तो उसे ही हम बोलते हैं दाब। ठीक है, तो सभी दिशाओं में ये जो दाब है उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, वो होता है द्रव स्थैतिक दाब। अब ये किसके आधार पर हमने बताया? ये पास्कल के नियम के आधार पर होता है, पास्कल का नियम। ठीक है, इस बीच हम कह पाते हैं कि दिशा जो है वो एक समान नहीं है, उसकी दिशा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुसार बदल रही है, लेकिन उसका परिमाण जो है वो एक समान है और एक समान रूप से वितरित है सभी दिशाओं में। कोई एक निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए हम इसे या द्रव स्थैतिक दाब को एक अदिश राशि के रूप में कह पाते हैं कि वो एक अदिश राशि है। ठीक है, यही क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।